नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है अमृत महोत्सव विकास के चरण कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश आजादी के 75वें वर्ष में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी श्रृंखला में हम आप तक ला रहे हैं विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अब तक हुए विकास के विभिन्न चरणों और आयामों को। आज के इस अंक में हम बात करेंगे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हुई अब तक की उपलब्धियों के बारे में। इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद हैं श्री कार्तिक शर्मा, जो कि एक्सपर्ट हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। नमस्कार कार्तिक, और स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में। धन्यवाद निशा जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं यहाँ पे इस अवसर पे आके अमृत महोत्सव के अवसर पे आके आपसे और श्रोताओं से बात कर पाऊंगा भारत की तकनीकी उपलब्धियों के बारे में। कार्तिक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वतंत्रता के बाद विज्ञान और तकनीक ने किस प्रकार से आज की जिस स्टेज पर आज हम विज्ञान और तकनीक को देखते हैं, उसका जो सफर रहा, उसकी शुरुआत जो रही, उसके बारे में। भारत की उपलब्धियां तकनीकी क्षेत्र में 1915 से शुरू हुई थी, जब श्री जगदीश चंद्र बोस जी ने क्रिसोग्राफ या एंटीनास का इन्वेंशन किया था। और उसके बाद भी स्पेस टेक्नोलॉजी में, वायरलेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। HAL तेजस, जो इंडिया का सबसे पहला सिंगल इंजन 4th जनरेशन मल्टी फाइटर जेट था, वो भारत ने ही बनाया था। उसके बाद अगर आप देखें, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत ने बहुत उपलब्धियां की हैं। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी ने, जहां पे हमारे पास 150 करोड़ लोग हैं, हमने ईवीएम मशीन स्टार्ट करी 2004 में, जिससे कि सारे लोग वोटिंग ऑनलाइन करते हैं। ब्रह्मोस का इन्वेंशन हुआ भारत में लेट 90s में पोखरण के बाद। चंद्रयान 1 हमारी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जो कि इंडिया का फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस मिशन है जो मून पे गया है। उसके अलावा अगर हम देखे जाए तो भप्पारम, जो कि भारत का सबसे बड़ा, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव सुपर कंप्यूटर है, जो दुनिया में केवल IBM और ऐसी बड़ी कंपनी ही कर पाई हैं। भारत ने बहुत ही कम बजट में ये सुपर कंप्यूटर बनाया है। उसके बाद इंडिया ने बहुत ही लो कॉस्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी बनाई है, जिससे कि हमने अपने रूरल क्षेत्रों को भी कनेक्ट करा है मेन ग्रिड पे। आधार प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, 150 करोड़ लोगों को एक यूनिक आईडी का सिस्टम कहीं भी पूरी दुनिया वर्ष में कहीं भी ये नहीं है पॉसिबल, जो कि भारत ने किया है। 3 साल के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुआ है। अगर मैं इसरो की बात करूं, इसरो की उपलब्धियां तो बहुत ही ज्यादा हैं। अगर हम नासा से कंपेयर करें या रशिया और चाइना से कंपेयर करें, जितना कम बजट के अंदर हम लोगों ने अपनी सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा है, वो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, मैं कहूंगा। कोवैक्सीन की अगर हम बात करें, जो भारत की इंडिजीनियस वैक्सीन बनाई गई है, उसमें भी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज करके वैक्सीन ट्रायल्स कंडक्ट किए हैं। और इतना मास लेवल पे वैक्सीन का रोल आउट वर्ल्ड में कहीं भी नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी उपलब्धि है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी। अगर हम बात करें डिफेंस के अंदर, तो DRDO ने अभी हाल ही में सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स सेटअप करा है, जिसके अंदर हम लोग AI को यूज करके अपने नेक्स्ट लेवल के डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। इंडिया और US ने आपस में कंबाइन करके एक इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम सेटअप करा है, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और ब्लॉकचेन को यूज करके आधुनिक टेक्नोलॉजीज पे साथ में काम कर रहे हैं। अगर हम ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बात करें, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही ज्यादा फोकस रहा है, और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रिसेंटली MCA का पोर्टल लॉन्च करा है, जो कि कंप्लीटली AI और मशीन लर्निंग को यूज करता है, जिसमें कोई भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, सारा डेटा पहले ही पॉपुलेटेड आता है। अगर किसी की टैक्स रिटर्न स्क्रूटनी में आती है, तो वो मशीन लर्निंग के थ्रू आ रहा है, उसमें कोई भी इंसान उसको मैनुअली चेक नहीं कर रहा है, ये सारा एल्गोरिथमिकली डिसाइड हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर मैं NASSCOM और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो पिछले साल उन्होंने एक डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च करा है, इंडिया AI, जिसमें ये सारे इनिशिएटिव्स उसके अंतर्गत होंगे, जो कि नीति आयोग का AI फॉर ऑल मिशन है, जिसमें हम ना कि AI को ई गवर्नेंस में यूज करना चाहते हैं, बट AI एजुकेशन फॉर यूथ के लिए एक डेडिकेटेड प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें हाईवेज की, या हम बात करें बुलेट ट्रेन की, फास्टैग रोल आउट, पूरे विश्व में इतना बड़ा रोल आउट हाईवेज की ऑटोमेशन के लिए कहीं भी नहीं हुआ है जो भारतवर्ष में हुआ है। अगर मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, डिजिटल पेमेंट्स की बात करूं, तो UPI, भीम और हाल ही में ई-रूपी जो लॉन्च करा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसमें एक वॉलेट सिस्टम बनाया जाएगा, जिसके थ्रू वाउचर बेस्ड डायरेक्टली बेनिफिशियरी को ट्रांजैक्शन और बेनिफिट मिलेगा। इससे बहुत ही ज्यादा लीकेजेस हटेंगी और डिजिटल पेमेंट्स को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा स्किल बिल्डिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जिसमें जो युवा लोग हैं, हम हर युवा को तो स्कूल के अंदर नहीं पढ़ा सकते हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के थ्रू वीसैट और रिमोट लर्निंग के थ्रू सैकड़ों और करोड़ों लोगों को पढ़ा पा रहे हैं इन आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। तो अगर हम देखें पिछले 75 वर्षों में निशा जी, भारत की उपलब्धियाँ तकनीकी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि आगे आने वाले अगले 75 वर्ष तो और भी ज़्यादा स्वर्णीय होंगे। कार्तिक जी, आपने लगभग सभी क्षेत्रों के बारे में बताया कि विज्ञान और तकनीकी ने अपना जो परचम है वो कहाँ-कहाँ फहराया है। लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे कि इसके आगे की रणनीति आप कैसे देखते हैं? आगे की रणनीति की अगर बात की जाए निशा जी, तो ये 3 मेजर टेक्नोलॉजीज़ की हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लैंड रिकॉर्ड्स की ऑटोमेशन हो रही है, ट्रांज़ैक्शन डिजिटल करेंसी जो लॉन्च होने वाली है आरबीआई के थ्रू, वो नेक्स्ट फेज़ है। आधार को यूज़ करके लिंक करना सारे बेनिफिट्स को और ई-रूपी सिस्टम के साथ, ताकि जो एंड बेनिफिशियरी है उसको डायरेक्टली फायदा हो और बीच में कोई भी मिडलमैन ना हो। एजुकेशन और हेल्थ केयर के अंदर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा, ताकि कोई भी इंसान जिसके पास इतना साधन नहीं है कि वो डॉक्टर से मिल पाए, टेलीमेडिसिन के प्रयोग के थ्रू और चैटबॉट्स के थ्रू वो लोग घर बैठे-बैठे बेस्ट हेल्थ केयर का एक्सेस ले पाएँगे। और रूरल पॉपुलेशन और इंक्लूजन की जो हम बात करते हैं, वो और भी ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगा डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीमेडिसिन और ब्लॉकचेन के थ्रू। किसी के भी जो डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन है, जस्टिस डिपार्टमेंट इंडिया में आपको पता है कि एक जज के लिए कितने लाखों लोग का रेशियो है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है केसेस को जल्दी सॉल्व करना। जी। वहाँ पे एआई इनेबल्ड डिसीजन मेकिंग और जजमेंट आएगी, जिससे कि हम जस्टिस सबको जल्दी दे पाएँगे। कार्तिक जी, आपने ये बताया कि आगे की रणनीति क्या रहने वाली है कि एआई, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन कहाँ-कहाँ हम इन टेक्नोलॉजीज को उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा जानना चाहेंगे कि क्या वो चुनौतियां रहने वाली हैं जिसके लिए कि हमें आगे तैयार रहना होगा? उन चुनौतियों के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, 2 सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। एक तो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का। अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबके पास डिवाइसेज़ हों जो अफोर्डेबल हो, कनेक्टिविटी फास्ट हो और हर गाँव-गाँव कूचे में भी बिजली और इंटरनेट की सुविधा हो, वो प्रोवाइड कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज़ ये सारी टेक्नोलॉजीज़ इंटरनेट के थ्रू काम करती हैं। तो वो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट, बिकॉज़ जो नेक्स्ट जनरेशन है, अगर उनको ये टेक्नीक्स के बारे में पता ही नहीं होगा, तो वो इसको यूज़ नहीं कर पाएँगी। चाहे एज़ अ यूज़र की बात करूँ या चाहे एज़ अ डेवलपर की बात करूँ। तो हमें अपने जो युवा लोग हैं, उनको इन सब आधुनिक तकनीकों पे बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पे फ़ोकस करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट कर ही रही है। मेटी और नैस्कॉम ने एआई फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च करा है, इंटेल के साथ गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स कर रही है। सीबीएसई ने एआई एज़ अ सब्जेक्ट लॉन्च करा है युवा लोगों के लिए। तो मुझे लगता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और स्किल बिल्डिंग सबसे बड़े चैलेंज होंगे, बट ये अपॉर्च्युनिटी भी है हमारे लिए कि इसको हम एड्रेस करें। जी, जैसा कि पता ही है कि आपदा को हम अवसर की रूप में परिवर्तित करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। हमारे प्रयास जो है उस दिशा में लगातार जारी हैं। कार्तिक शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और उन्होंने हमें इतनी लाभप्रद जानकारी दी। इसी के साथ निशा भारद्वाज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।